हाँ बच्चों, नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसमें से फर्स्ट मेथड जो है वैल्यू एडेड मेथड, ये हम लोग पढ़ना है। फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड, क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड? दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन सर्कुलर फ्लो। नेशनल इनकम को मेजर करने का ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग नेशनल इनकम को प्रोडक्शन के डिफरेंट फेसेस के बेसिस पर मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर नेशनल इनकम को मेजरमेंट कैसे करेंगे? डिफरेंट फेसेस ऑफ प्रोडक्शन बेस पर, डिफरेंट फेसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये फेसेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आटे का, एग्जांपल ले रहे हैं आटे का। तो आटा किससे बनता है? व्हीट यानी गेहूं से। तो गेहूं से बना आटा, फर्स्ट फेस। उस आटे से क्या बना? मान लीजिए ब्रेड बना, सेकंड फेस। ब्रेड से क्या बना? केक बना, थर्ड फेस। तो इस बेसिस पर हम नेशनल इनकम के हम मेजरमेंट करेंगे, यानी डिफरेंट फेसेस के बेस पर, प्रोडक्शन के डिफरेंट फेसेस के बेसिस पर हम यहाँ पर नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते हैं। तो इस मेथड का नाम क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब देखिए, एवरी इंटरप्राइज adds to the value of product when it purchase at intermediate goods। सोचिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंटरप्राइज क्या करता है? रॉ मटेरियल खरीदता है, उसमें कुछ काम करता है, फर्दर प्रोसेसिंग करता है और उसको फिनिश गुड बनाकर मार्केट में बेचता है। तो सोचिए, उसने जो रॉ मटेरियल परचेज किया, उसने कुछ काम किया, कोई प्रोसेसिंग किया, जिससे एक नए गुड्स का बना, जिसको मार्केट में वो बेचता है। तो वो क्या करता है? उसकी वैल्यू कुछ ऐड करके देता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, मार्केट से आटा परचेज किया और आटा परचेज करके मैंने उसे क्या बनाया? ब्रेड बनाया। तो मानिए जब मैं ब्रेड बनाकर उसको बेचूंगा तो उसकी वैल्यू आटे से ज्यादा होगी। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। मैंने उसमें जो काम किया, इससे क्या हुई? उस प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ ऐड हो गई, वैल्यू बढ़ गई। ये क्या है? वैल्यू एडेड। फिर से दूसरे एग्जांपल लें, सपोज करिए हमने मार्केट से ब्रेड परचेस किया और ब्रेड से क्या बनाया? केक बना के बेच रहे हैं। तो केक की वैल्यू ब्रेड से ज्यादा होगी, तो हमने क्या किया? ये वैल्यू एडिशन किया। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज क्या करता है? वो मार्केट से रॉ मटेरियल, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ये जो मैंने लिखा है ना इंटरमीडिएट गुड्स, तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल जो परचेस करते हैं, उस पर कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ काम करते हैं और कुछ काम करके जो नया गुड्स बनता है, फिनिश गुड्स तैयार होता है, उसको हम लोग मार्केट बेचते हैं, उसकी वैल्यू ऐड करते हैं। तो हमने जितने का काम किया उससे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाती है, वैल्यू ऐड हो जाती है। ठीक है, द वैल्यू विच इज एडेड इज नोन एज द ग्रॉस वैल्यू एडेड। इस तरह से जो वैल्यू ऐड की जाती है, मेहनत करके हमने प्रोडक्ट की वैल्यू में जो एडिशन किया, उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस। हमने मेहनत करके जो नया प्रोडक्ट बनाया, जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू में कुछ एडिशन हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? GVA-MP, GVA-MP, या भी इसको कह सकते हैं GDP-MP। GDP-MP नाम सुना हमने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये जो वैल्यू ऐड की जाती है, इसे क्या बोलेंगे? GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो बच्चों, इस मेथड के अकॉर्डिंग जब भी मुझे निकालना होगा वैल्यू एडिशन की, वैल्यू एडिशन कितनी हुई, तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल फार्मूला है। और फार्मूला क्या है? वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमने प्रोडक्शन बनाया, जो हमने फिनिश गुड्स बनाया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जितने का हमने रॉ मटेरियल यूज किया था। जैसे मानिए सपोज करिए हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी वैल्यू कितनी है? 500 रुपीज की है, जबकि जो हमने रॉ मटेरियल यूज किया था यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो कितने का था? 300 रुपीज का था। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 200 रुपए का। ये क्या हुआ? वैल्यू एडिशन। इसी को आप बोलते हो GDP-MP। ठीक है, तो जब भी मुझे निकालना वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वैल्यू आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है तो सिंपल आप वैल्यू आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके वैल्यू एडेड निकाल लो। और यानी कि ये वैल्यू एडेड क्या होता है? ये वैल्यू एडेड क्या होता है? GDP-MP होता है।
इसे क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी। ठीक है, अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में थोड़ा टिपिकल बनाने के एग्जाम्पल क्या करता है कि कभी कभी आपको वैल्यू आउटपुट नहीं देता, यानी कि अगर वैल्यू आउटपुट नहीं दिया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, अगर मुझे वैल्यू आउटपुट नहीं दिया तो वैल्यू आउटपुट मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे? फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हमें क्या करना होगा, सेल में प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। ये चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दी जाएगी। याद रखना ये है कि क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा, अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये बनेगा चेंज इन स्टॉक। तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक करके निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सोचिए, हम जो सेल करते हैं वो सेल अपने इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है, और वो क्या होता है कि डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। डोमेस्टिक सेल यानी देश के अंदर जो हमने सेल किया, और प्लस एक्सपोर्ट्स यानी देश के बाहर जो हमने सेल किया। तो डोमेस्टिक सेल और प्लस एक्सपोर्ट करके भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसी तरह से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर मुझे क्वेश्चन दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने का भी फॉर्मूला होता है। अब वो क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स। डोमेस्टिक कंजम्पशन हमने देश के अंदर जो चीज कंज्यूम किया, प्लस हमने देश के बाहर से जो माल मंगवाया है, इंपोर्ट्स किया है। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट करके निकाल सकते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो अगर मुझे वैल्यू आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं भी देगा तो भी मैं इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और यानी कि वैल्यू आउटपुट में से जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करिएगा तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू एडेड। इसका मीन्स क्या होता है, जीडीपी एमपी से, जीडीपी एमपी। बट अब बच्चों एक बात ध्यान समझना, इस फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी। पर ये फाइनल आंसर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना क्या रहेगा, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग, एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी। अभी मुझे क्या मिला है, जीडीपी एमपी। तो बच्चों हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जीडीपी एमपी से हम एनएनपीएफसी तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो बस वो फॉर्मूला, वो ट्रिक मुझे यूज करना है। कैसे, देखिए इसे रख कर देते हैं। देखिए मुझे निकालना क्या है, एनएनपीएफसी जो नेशनल इनकम होता है। अब मुझे अभी तक क्या मिला इस फॉर्मूले से, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो बस उसको अप्लाई करिए। हमें ग्रॉस पता है, नेट पर पहुंचना है। जी फॉर ग्रॉस, ग्रॉस से पहुंचना है नेट पर। क्या करते हैं, माइनस करिए डेप्रिसिएशन, माइनस करिए डेप्रिसिएशन। फिर से देखो, डोमेस्टिक से नेशनल पहुंचना है, डोमेस्टिक से नेशनल क्या करते हैं, प्लस एनएफआईए। डोमेस्टिक पता है, नेशनल पहुंचने के लिए क्या करते हैं, प्लस एनएफआईए। फिर इसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम है। लास्ट में मार्केट प्राइस पता है और फैक्टर कॉस्ट पहुंच रहा है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट क्या करते हैं, माइनस एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना होगा, अपने जो जीडीपी एमपी निकाला इस फॉर्मूले से, जो जीडीपी एमपी आएगा, यार कि इस फॉर्मूले को यूज करने बाद रूप मत जाइएगा, क्योंकि अभी हमने क्या निकाला होगा, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी को मुझे चेंज करना पड़ेगा एनएनपीएफसी में। तो कैसे किया, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। जब उसको यूज करेंगे फॉर्मूले को तो मुझे मिल जाएगी अपनी एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम। ठीक है, इस मेथड को थोड़ा और मैं डिस्कस करना चाहूंगा एक एग्जांपल से। तो देखिए इस वैल्यू एडिशन मेथड का एक अच्छा सा एग्जांपल कि ये मेथड कैसे यूज में आता है। वैल्यू एडिट मेथड को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ये वैल्यू एडिट कैसे निकलता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करने से हमको क्या मिल जाता है, वैल्यू एडेड, जिसको बोलते हैं जीडीपी एमपी। तो ये वैल्यू एडेड कैसे निकाला जाता है, इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं।
देखिए हमने यहाँ प्रोडक्शन के 3 फेसेस लिए हैं, एक है फार्मर्स, एक है मिलर और तीसरा है बेकर। फार्मर्स, मिलर और बेकर। देखिए सबसे पहले आता है फार्मर्स। फार्मर क्या कर रहा है? वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, वीट यानी गेहूं का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो जब वो गेहूं का प्रोडक्शन करता है तो वो प्रोडक्शन करने के बाद क्या करता है? उसको मिलर को सेल कर देगा। फार्मर ने क्या किया? वीट का प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन करके वो क्या करता है? मिलर को सेल कर देता है। कितने में सेल कर देता है? तो मैंने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए वीट को उसने सेल किया 500 रुपीस का, जो कि उसका है सेलिंग प्राइस। अब सोचिए जो फार्मर होता है उसने वीट का प्रोडक्शन करने के लिए कोई रॉ मटेरियल नहीं परचेस किया होगा, क्योंकि वो फार्मर है, वो खुद जमीन से प्रोडक्शन करता है, तो उसके लिए कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होगा, तो उसके लिए रॉ मटेरियल की वैल्यू 0 मान लेते हैं। तो उसने कोई रॉ मटेरियल यूज नहीं किया तो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है, क्योंकि वो खुद प्रोडक्शन कर रहा है वीट का। तो 500 रुपीस में उसने वीट को बेच दिया मिलर को, जबकि उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ नहीं है, 0। तो उसने वैल्यू एडेड कितना किया? तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हम क्या करते हैं? सेल प्राइस में से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 500 माइनस 0, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 500 रुपीस। तो फार्मर ने वैल्यू ऐड किया 500 रुपीस, ठीक है। अब ये गुड्स कहां पहुंच गया? मिलर के पास पहुंच गया, ठीक है। ये गुड्स कहां पहुंच गया? मिलर के पास। अब एक बात बच्चों दिमाग लगाना कि एक व्यक्ति के लिए जो सेलिंग प्राइस होता है वही चीज अगले व्यक्ति के लिए उसकी परचेज प्राइस बन जाता है। मान लीजिए मैंने कोई गुड्स आपको सेल किया, तो हमारे लिए जो सेलिंग प्राइस है वो आपके लिए क्या होगा? परचेज प्राइस, ठीक है ना। तो देखिए जैसे यहाँ फार्मर ने अपना वीट किसको बेचा? मिलर को। तो फार्मर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वीट का 500 रुपीस, ये वीट मिलर के लिए क्या हो जाएगा? उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये 500 रुपीस जो फार्मर के लिए सेल प्राइस था वो मिलर के लिए बन जाएगा परचेज प्राइस यानी उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हम ये मानेंगे कि मिलर ने 500 रुपीस का रॉ मटेरियल परचेज किया और वीट को परचेज करके उससे क्या किया? उसका आटा बनाया और आटा बनाकर उसने मार्केट में बेचा। किसको बेचा? बेकर को बेचा। कितने बेचा? मैंने एग्जांपल लिया कि 700 रुपीस बेचा, ठीक है। तो 500 रुपए का उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, परचेज करके एक नया गुड्स आटे का प्रोडक्शन किया और कुछ 700 रुपए में बेच दिया। तो इस बंदे ने, मिलर ने वैल्यू एडिशन कितना किया? इसने वैल्यू एड कितना किया? तो मैं कहूंगा 700 माइनस 500। तो इसने जो मेहनत किया इससे वैल्यू कितनी ऐड हुई? 200 रुपीस, ठीक है। सेल प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 700 माइनस 5, तो वैल्यू एडेड कितना हुआ यहाँ पर? 200 रुपीस का। अब ये गुड्स कहाँ पहुंच गया? बेकर के पास पहुंच गया, ठीक है। और मैं फिर से कहूंगा कि मिलर के लिए जो सेलिंग प्राइस होता है बेकर के लिए उसका परचेज प्राइस बन जाएगा यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मिलर ने अपना ये फ्लोर सेल किया था 700 रुपीस में, जो कि बेकर के लिए उसका परचेज प्राइस बन जाएगा यानी उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन बनेगा। तो देखिए बेकर को ये गुड्स कितने का मिला? 700 रुपीस का, और उसने क्या किया? उस फ्लोर से ब्रेड बनाया। क्या बनाया? ब्रेड बनाया। और जब ब्रेड बनाया तो वो कितने बिक्री मार्केट में? 1000 रुपीस। तो मैं कहूँगा इसने जो मेहनत किया इससे वैल्यू एडिशन कितना हुआ? तो आप फिर से कहोगे 1000 माइनस 700, वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 300 रुपीस। तो बेकर ने जो मेहनत किया उससे वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 300 रुपीस का। कैसे? 1000 माइनस 700, 300। ओके, तो इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट 3 फेसेस से पास हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ टोटल मिलाकर वैल्यू एडिशन कितना हुआ। तो फार्मर ने वैल्यू ऐड किया 500, मिलर ने वैल्यू ऐड किया 200 और बेकर ने वैल्यू ऐड किया 300। तो 500, 200, 300 ऐड करें तो टोटल मिला के वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 1000 रुपीस। वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 1000 रुपीस का, जिसको कि आप लोग बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं जीडीपी एमपी। क्या बोले? जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो बच्चों ये तरीका हमारा वैल्यू एडेड निकालने का कि जीडीपी एमपी कैसे निकलता है, इस तरह से आप एक एग्जांपल लेके समझा सकते हैं। अब समझना, हमने अभी क्या निकाला? जीडीपी एमपी। याद रखना अभी हमने नेशनल इनकम नहीं निकाली है, क्या निकाला है? जीडीपी एमपी। अब मैंने पिछले एग्जांपल दिखाया था कि जीडीपी एमपी से हम नेशनल इनकम तक कैसे पहुंच सकते हैं।
कि हमें पता है कि नेशनल इनकम को लिखते हैं NNPFC से। अब मुझे भी क्या मिला है, GDP MP। तो अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, GDP MP में से अभी माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे NFIA और माइनस करेंगे NIT, तो मेरा आ जाएगा नेशनल इनकम यानी NNPFC। बात समझ आई बच्चों? थोड़ा नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं कि पूरा इस तरह कई फेसेस आपको ऐसा देगा। एग्जाम में तो डायरेक्ट वो आपको देगा बस वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिससे आप डायरेक्ट निकाल लो कि GDP पे कितना है। ये तो मैंने एक एग्जांपल एक समझाया प्रैक्टिकली कैसे हम लोग वैल्यू एडिशन निकालते हैं, ठीक है। तो अगर वैल्यू एडेड आ गया, GDP भी आ गया, तो उससे हम लोग इजी वे में नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ओके, अब एक मेन प्रॉब्लम आती है जो हमारे एग्जाम में एक दो बार आया है 2 और 3 मार्क्स में, जहां एग्जामिनर आपसे कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो इसको समझना बहुत अच्छी चीज है। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, इस वैल्यू एडेड मेथड में डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कैसे हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि हमारे इंडिया में नेशनल इनकम जो मेजर करता है कौन करता है, CSO। तो CSO कभी कभी वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते समय एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से मेरी नेशनल इनकम कभी कभी रॉन्ग हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। ये रॉन्ग कैसे हो जाता है, ये डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कैसे हो जाती है, तो इसको देखो एक एग्जांपल से। जैसे देखिए, हमने अभी आपको दिखाया कि वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सेल प्राइस से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके चल रहे हैं, और हर स्टेज पे मैं देख रहा हूं वैल्यू एडेड कितना हुआ और सबको मैंने ऐड कर दिया। अब देखो प्रॉब्लम कैसे हो जाती है। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर जी जैसे हमने वीट का प्रोडक्शन किया तो वीट कितने बिका, 500 रुपीज का। फ्लोर का प्रोडक्शन हुआ वो कितने बिका, 700 रुपीज का। और ब्रेड का प्रोडक्शन हुआ वो कितने बिका, 1000 रुपीज का। तो उनका कहना ये है कि सर वैल्यू एडेड कितना हुआ, 500 प्लस 700 प्लस 1000। 500 प्लस 700 प्लस 1000। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 2200 रुपीज का। अब बात समझ नहीं पर कई बार आप लोग ही मिस्टेक करते हैं, कहते हैं सर जी वैल्यू एडेड कितना हुआ, 2200 रुपीज का। 500 का वीट बना, 700 का फ्लोर बना और 1000 का ब्रेड बना, मिलाकर 2200 का टोटल प्रोडक्शन हुआ, जो तुम्हारा वैल्यू एडेड हो जाता है। मैंने कहा नहीं, ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझना। जब मैंने फ्लोर की वैल्यू लिया, सोचेगा 700 रुपीज की, तो सोचो इस 700 रुपए के फ्लोर यानी आटे की वैल्यू में 500 रुपए का वीट की वैल्यू भी इंक्लूड है। इस 700 रुपए की आटे की वैल्यू में 500 रुपए का वीट का वैल्यू भी इंक्लूड है, क्योंकि मैंने गेहूं से तो आटा बनाया था ना। तो इस 700 रुपए में 500 रुपए गेहूं भी इंक्लूड है, जो ऑलरेडी हम लोग एक बार पहले इंक्लूड ले चुके हैं, इसको मेजर कर चुके हैं। तो जब मैंने 500 यहाँ ले लिया और सोचो कि मैं यहाँ 700 पूरा पूरा ले लेता हूँ, तो ये डबल काउंटिंग होगी ना। डबल काउंटिंग मतलब क्या हुआ, एक ही चीज को दो बार हमने कैलकुलेट कर लिया, कि पहले मैंने वीट के रूप में ले लिया 500 रुपए, और जब मैंने फ्लोर लिया 700 रुपए, तो सोचो इस 700 रुपए में 500 रुपए का वीट भी इंक्लूड है, जो ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। तो दोबारा फिर से काउंटिंग में आ गया, ठीक है ना। इसी तरह सोचो फिर से कि अगर मैं ब्रेड की वैल्यू 1000 रुपए लेके चलता हूँ, तो जो इस ब्रेड के 1000 रुपए की वैल्यू में फ्लोर और वीट की वैल्यू भी ऑलरेडी इंक्लूड है, और जिसकी वजह से वो डबल काउंटिंग हो जा रहा है, यानी एक ही चीज 2 3 बार कैलकुलेट हो जा रही है, और जिसकी वजह से मेरी नेशनल इनकम आएगी उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चे इस प्रॉब्लम को, इस मिस्टेक को, एरर को हम लोग कहते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है कि एक ही चीज को 2 या 2 से ज्यादा बार काउंट कर लेना। हमने वीट का प्रोडक्शन किया, वीट की वैल्यू ले ली 500 रुपीज, तो जब मैंने फ्लोर का वैल्यू लेंगे, तो यार कि फ्लोर की वैल्यू में केवल जो वैल्यू ऐड हुआ है तो उतनी वैल्यू मुझे लेनी चाहिए। तो अगर हम पूरी वैल्यू ले लेते हैं 700 रुपए की, तो इसमें वीट की वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती है, और ये हो जाती है मेरी डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेरी नेशनल इनकम रॉन्ग हो जाती है। तो याद रखना बच्चों, जब भी हमको वैल्यू एडिशन निकालना हो, तो वैल्यू एडिशन निकालते समय हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हर स्टेज में वैल्यू आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते चलते हैं, जिससे मेरा ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो आता है बिल्कुल एक्यूरेट आता है, सही आता है। जैसे आप यहाँ देखिए 7 में से मैंने 500 माइनस करके वैल्यू एडिशन कितना लिया है, 200। 1000 में से 7 माइनस करके कितना लिया है, 300।
तो जो एक्चुअली एडिशन हुआ है वो मुझे देखना है, ठीक है। तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, वैल्यू एडेड मेथड में होती है। और ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि तुम एक ही चीज की वैल्यू को 2 या 3 बार इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज फर्स्ट मेथड जिसका नाम था वैल्यू एडेड मेथड। यहाँ से हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो जाता है, वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इसका दूसरा मेथड जिसका नाम होगा इनकम मेथड। सो गुड डे, थैंक यू, दैट्स ऑल।